नमस्कार बंधुओं। साहित्य एक समुंदर के पटल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आइए आज सुनते हैं रमेश उपाध्याय की लिखी कहानी त्रासदी माई फुट। तो चलिए सुनते हैं कहानी त्रासदी माई फुट। नूर भोपाली का पूरा परिवार यूनियन कार्बाइड के कारखाने से निकली मिक गैस के जहरीले असर से मारा गया था। बूढ़ी माँ, भली चंगी पत्नी, एक बेटा और 2 बेटियां, सब उसी रात मारे गए थे जिस रात दूसरे हजारों लोग या तो तत्काल मारे गए थे या घायल अपाहिज होकर बाद में मरे थे, और कई पिछले 15 सालों में लगातार मरते रहे थे। नूर भोपाली बच गए थे तो केवल इस कारण कि वे उस रात भोपाल में नहीं थे, किसी काम से इंदौर गए हुए थे। वे मुझे 80 या 81 के साल भोपाल में हुए एक साहित्यिक कार्यक्रम में मिले थे जिसमें मैंने अपनी कहानी पढ़ी थी और उन्होंने अपनी गज़लें। लंबे कद, छरहरे बदन, गोरे रंग, सुंदर चेहरे और हंसमुख स्वभाव वाले नूर भोपाली से मेरी दोस्ती पहली मुलाकात में ही हो गई थी। कार्यक्रम के बाद वे मुझे आग्रहपूर्वक अपने घर ले गए थे, जो यूनियन कार्बाइड के कारखाने के पास की एक घनी बस्ती में था। उन्होंने अपनी माँ, पत्नी और बच्चों से मुझे मिलवाया था, अच्छी विस्की पिलाई थी, उम्दा खाना खिलाया था, देश दुनिया के बारे में बड़ी समझदारी की बातें की थी और मेरे मन पर एक सुशिक्षित, विचारवान, उदार और प्रगतिशील व्यक्तित्व के साथ अपने अच्छे कवित्व की छाप छोड़ी थी। नूर भोपाली सिर्फ शायरी नहीं, एक बैंक में नौकरी भी करते थे, अच्छा वेतन पाते थे, अच्छा खाते पीते थे, बच्चों को अंग्रेजी माध्यम वाले स्कूल में अच्छी शिक्षा दिला रहे थे। हमारी पहली मुलाकात के कुछ ही दिन पहले उन्होंने अपनी नई मोटरसाइकिल खरीदी थी। अपने घर पर खाना खिलाकर वे उसी पर बैठाकर मुझे उस होटल तक पहुंचा गए थे जहां मैं ठहरा हुआ था। गैस कांड में अपने पूरे परिवार के मारे जाने के बाद वे उसके सदमे से विच्छिन्न हो गए थे, लेकिन कुछ महीने अस्पताल में रहकर ठीक भी हो गए थे। यूनियन कार्बाइड के कारखाने के पास वाली बस्ती में रहना छोड़कर बैंक अधिकारियों के लिए बनी एक नई कॉलोनी में फ्लैट लेकर रहने लगे थे। अपने एक भतीजे को सपरिवार उन्होंने अपने पास रख लिया था और उसी के परिवार को अपना परिवार मानने लगे थे। भोपाल के साहित्यिक मित्रों से मुझे उनके बारे में ये सारी सूचनाएं मिलती रहती थीं। जब वे अस्पताल में थे, कई बार मेरे मन में आया कि भोपाल जाकर उन्हें देखाऊं, लेकिन समझ में नहीं आया कि मैं वहां जाकर क्या करूंगा। विक्षिप्त नूर मुझे पहचानेंगे भी या नहीं, पहचान भी गए तो मैं उनसे क्या कहूँगा, क्या कहकर उन्हें सांत्वना दूंगा। फिर जब पता चला कि वे ठीक हो गए हैं, नौकरी पर जाने लगे हैं, नई जगह जाकर अपने फ्लैट में रहने लगे हैं और उनका भतीजा उनकी अच्छी देखभाल कर रहा है, तो मैं निश्चिंत सा हो गया था। मैंने उन्हें पत्र लिखा था, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया था। मुझे मेरे मित्रों ने यह भी बताया था कि नूर ने अब साहित्य से संन्यास ले लिया है। पहले हिंदी या उर्दू साहित्य का कोई भी आयोजन हो, वे बिना बुलाए भी लोगों को सुनने पहुंच जाते थे, लेकिन अब गज़ल पढ़ने के लिए बुलाए जाने पर भी कहीं नहीं जाते। साहित्यिक मित्रों से मिलना जुलना भी उन्होंने बंद कर दिया है। लेकिन मुझे गैस कांड, मुआवजों के लिए होने वाली मुकदमेबाजी, गैस पीड़ितों की दुर्दशा और यूनियन कार्बाइड के खिलाफ किए जा रहे आंदोलनों से संबंधित लेख या समाचार पढ़ने सुनने पर नूर की याद जरूर आती थी। इसलिए गैस कांड के लगभग 15 साल बाद एक साहित्यिक कार्यक्रम में फिर भोपाल जाना हुआ, तो मैंने निश्चय किया कि और किसी से मिलूं या ना मिलूं, नूर से ज़रूर मिलूंगा। एक दिन के लिए ही सही, उन्होंने जो प्यार और अपनापन मुझे दिया था उसे मैं भूला नहीं था। कार्यक्रम में उपस्थित
कुछ लोगों से मैंने नूर भोपाली के बारे में पूछताछ की तो पाया कि नए लेखक तो उनके बारे में कुछ जानते ही नहीं हैं। पुराने लेखक भी उनके कोई खोज खबर नहीं रखते हैं। मैंने बैंक में काम करने वाले एक लेखक से पूछा तो पता चला कि वह अपने ब्रांच मैनेजर नूर मोहम्मद साहब को जानता है, जिनका पूरा परिवार गैस कांड में मारा गया था। विजय प्रताप नामक उस लेखक ने नूर का हुलिया बताकर पूछा, क्या वही नूर भोपाली हैं? जी हाँ, वही, मैंने कहा। मुझे उनसे मिलना है। विजय उम्र में मुझसे छोटा था, पहली बार मुझे मिला था, लेकिन मुझे जानता था। शायद यह सोचकर कि मैं दिल्ली से आया हूँ, दिल्ली के संपादकों और प्रकाशकों को जानता हूँ और परिचय हो जाने पर किसी दिन उसके काम आ सकता हूँ, वह मेरे प्रति कुछ अधिक आदर और आत्मीयता प्रकट कर रहा था। मेरे कहे बिना ही वह शाम को मुझे नूर के पास ले जाने को तैयार हो गया। उसने कहा, कार्यक्रम के बाद आप होटल जाकर थोड़ा आराम कर लें। मैं शाम को 6 बजे गाड़ी लेकर आ जाऊंगा और आपको उनके घर ले चलूंगा। शाम को ठीक 6 बजे विजय ने मेरे कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी और मुझे साथ लेकर चल पड़ा। अपनी मारुति कार में बैठते बैठते उसने यह भी बता दिया कि वह बैंक में सहायक शाखा प्रबंधक है और कार उसने कुछ महीने पहले ही खरीदी है। फिर वह अपनी साहित्यिक उपलब्धियां बताने लगा। मध्य प्रदेश सरकार से प्राप्त एक पुरस्कार का और आकाशवाणी तथा दूरदर्शन से तकरीबन हर महीने होने वाले अपनी कविताओं के प्रसारण का जिक्र उसने काफ़ी जोरदार ढंग से किया। मैं हाँ हूँ करता रहा तो वह समझ गया कि मैं उससे प्रभावित नहीं हो रहा हूँ। तब उसने विषय बदलते हुए मुझसे पूछा, आप नूर मोहम्मद साहब को कब से और कैसे जानते हैं? मैंने अपनी पिछली भोपाल यात्रा और नूर भोपाली से हुई भेंट के बारे में बताया। लेकिन आप तो सर हिंदी के लेखक हैं और वे उर्दू के, तो क्या हुआ? मैं उसकी बात का मतलब नहीं समझा। वैसे मेरे भी कई दोस्त मुसलमान हैं। ओह, तब उसका अभिप्राय मेरी समझ में आया। मैंने ज़रा तेज तुर्स आवाज़ में कहा, हिंदी को हिंदुओं की और उर्दू को मुसलमानों की भाषा समझना ठीक नहीं है विजय जी। यह तो भाषा और साहित्य के बारे में बड़ा ही सांप्रदायिक दृष्टिकोण है। सॉरी सर, मेरा मतलब यह नहीं था, विजय ने कहा। मैं इस पर चुप रहा तो वह दूसरी बातें करने लगा। नूर साहब से आप पहली भेंट के बाद फिर कभी नहीं मिले हैं ना? जी, सुना है वे अच्छे शायर हुआ करते थे। उस हादसे के बाद उन्होंने लिखना पढ़ना छोड़ दिया है। मैंने यह भी सुना है कि फिल्म इंडस्ट्री के लोग उनसे फिल्मों के लिए गाने लिखवाना चाहते थे। काफ़ी बड़े ऑफर थे। नूर साहब ने ठुकरा दिए। आप क्या सोचते हैं, उनका ऐसा करना ठीक था? मैं यह कैसे बता सकता हूँ, पता नहीं उनकी क्या परिस्थिति या मनस्थिति रही होगी। मैं मनस्थिति की ही बात कर रहा हूँ सर। सुना है उस हादसे के बाद नूर साहब कुछ समय के लिए पागल हो गए थे। किसी भी संवेदनशील व्यक्ति के साथ ऐसा हो सकता है, लेकिन सर नूर साहब को अगर फिल्मों में बढ़िया चांस मिल रहा था तो उन्हें छोड़ना नहीं चाहिए था। उससे उनका नाम और पैसा तो मिलता ही, उस हादसे को भुलाने में मदद भी मिलती। उस हादसे में कई लोगों के परिवार खत्म हो गए, लेकिन फिर से उन्होंने अपने घर बसा लिए। लोगों को जिंदा तो रहना ही होता है ना सर? हाँ, लेकिन सब लोग एक जैसे नहीं होते। आपको मालूम है सर, नूर साहब ने मुआवजा भी नहीं मांगा। कह दिया कि मैं अपनी माँ और बीवी बच्चों की जान के बदले चंद सिक्के नहीं लूँगा। सुना है उनका यह बयान अखबारों में भी छपा था। लेकिन सर, अपन को तो यह बात कुछ जमी नहीं। यूनियन कार्बाइड ने जो किया उसकी कोई और सज़ा तो उसे मिलनी नहीं थी। मुआवजा लेकर इतनी सी सज़ा भी आप उसको नहीं देना चाहते, इसका क्या मतलब हुआ? मुझे विजय की बातें अच्छी नहीं लग रही थीं। मैंने कहा, आप तो उनके सहकर्मी हैं, उनसे ही पूछिए तो बेहतर। विजय शायद समझ गया कि मैं उससे बात करना नहीं चाहता। वह चुप हो गया और नूर भोपाली के घर पहुंचने तक चुपचाप गाड़ी चलाता रहा। नूर का एक घर खुली खुली
और साफ सुथरी कॉलोनी में था, जिसके मकानों के सामने सड़क के किनारे गुलमोहर के पेड़ लगे हुए थे और इस समय वे लाल फूलों से लदे हुए थे। नूर का फ्लैट पहली मंजिल पर था। सीढ़ियों से ऊपर जाकर मैंने घंटी बजाई तो 16-17 साल की एक लड़की ने दरवाज़ा खोला और यह जानकर कि मैं नूर साहब से मिलने आया हूँ, उसने मुझे अंदर आने के लिए कहा। एक कमरे के खुले दरवाजे के पास पहुंचकर उसने ज़रा ऊंची आवाज़ में कहा, दादू आपसे कोई मिलने आए हैं। मैंने एक ही नज़र में देख लिया कि कमरा काफ़ी बड़ा है। एक तरफ सोफ़ा सेट है, दूसरी तरफ अलमारियाँ, तीसरी तरफ बाहर बालकनी में खुलने वाला दरवाज़ा और चौथी तरफ एक पलंग, जिस पर लेटे हुए नूर कोई किताब पढ़ रहे हैं। नज़रों से ओझल किसी म्यूजिक सिस्टम पर बहुत मंद स्वर में सरोद बज रहा था। नूर किताब एक तरफ रखकर खड़े हुए। उन्होंने शायद मुझे नहीं पहचाना, इसलिए विजय से कहा, आइए आइए विजय साहब। देखिए सर, मैं अपने साथ किनको लाया हूँ, विजय ने आगे बढ़कर कहा। नूर अचकचा कर मेरी ओर देखने लगे और पहचान जाने पर, अरे राजन जी आप, कहते हुए मुझसे लिपट गए। गले मिलने के बाद वे मेरा हालचाल पूछते हुए सोफे की ओर बढ़े और मुझे अपने सामने बिठाकर पूछने लगे कि मैं कब और किस सिलसिले में भोपाल आया। मैंने बताया तो बोले, आप सवेरे ही किसी से मुझे फ़ोन करवा देते, मैं खुद आपसे मिलने आ जाता। मैंने देखा बीच में बीते समय ने उन्हें खूब प्रभावित किया है। पहले जब मैं उनसे मिलता था वे अधेड़ होकर भी जवान लगते थे, अब एकदम बूढ़े दिखाई दे रहे थे। लगभग सफ़ेद होते हुए लंबे और बिखरे बिखरे बाल, कुछ कम सफ़ेद दाढ़ी और आंखों पर मोटे कांच का चश्मा। पहले दाढ़ी नहीं रखते थे और चश्मा नहीं लगाते थे। अगर पहले से पता न होता तो शायद मैं उन्हें पहचान न पाता। विजय को भी बैठने के लिए कहते उन्होंने कहा, बहुत बहुत शुक्रिया विजय साहब कि आप इनको ले आए। हम दूसरी ही बार मिल रहे हैं, लेकिन पुराने प्रेमी हैं, लव एट फर्स्ट साइट वाले, कहकर वे हंसे। मैंने देखा नीचे खड़ा गुलमोहर का पेड़ उनकी बालकनी तक बढ़ाया है और उसके लाल फूल बिल्कुल नज़दीक से दिखाई दे रहे हैं, शाम की हल्की धूप में खूब चटक चमकते हुए। अकेले ही आए हैं या परिवार के साथ? नूर ने मुझसे कहा। पिछली बार जब आप आए थे आपने कहा था कि भोपाल बहुत खूबसूरत शहर है, अगली बार आएंगे तो परिवार के साथ आएंगे। मुझे आश्चर्य हुआ कि उन्हें यह बात इतने साल बाद भी याद है। मैंने कहा, अब परिवार के साथ निकलना मुश्किल है, पत्नी की नौकरी है और बच्चे बड़े हो गए हैं, सबकी अपनी व्यस्तताएं हैं। कहते कहते मुझे नूर के परिवार की याद आ गई। मैंने दुख प्रकट करने के लिए कहा, आपके परिवार के साथ जो हादसा हुआ उससे बड़ा हादसा? नूर जैसे एकदम तड़प उठे। उन्होंने मेरा वाक्य भी पूरा नहीं होने दिया। बोले, आप उसे हादसा कहते हैं? वह तो हत्याकांड था, ब्लडी मैसेकर। मैं सहम कर खामोश हो गया और नीचे देखने लगा। विजय ने नूर को शांत करने की गरज से कहा, अब उन पुराने जख्मों को कुरेदने से क्या फ़ायदा है सर? मैं नहीं मानता। हमें उन जख्मों को तब तक कुरेदते रहना चाहिए जब तक दुनिया में ऐसे हत्याकांड बंद नहीं हो जाते। नूर ने विजय को झिड़क दिया और मुझसे पूछा, क्या हादसे और हत्याकांड में कोई फ़र्क नहीं है? हादसे अचानक हो जाते हैं, जैसे दो रेलगाड़ियां टकरा जाएं, लेकिन हत्याएं तो की जाती हैं। तभी वह लड़की जिसने दरवाज़ा खोला था कांच के 3 गिलासों में पानी ले आई। ट्रे को सलीके से मेज़ पर रखकर उसने नूर से पूछा, दादू चाय या शरबत? पहले शरबत फिर चाय, कहकर नूर ने मुस्कुराते हुए मुझसे पूछा, आपको शुगर वुगर तो नहीं है? मैंने हंसकर कहा, अभी तक तो नहीं। लड़की जाने लगी तो नूर ने उसे वापस बुलाया, अपने पास बिठाया और उसके सिर पर हाथ रखकर परिचय कराया। यह आयशा है, मेरे भतीजे की बेटी। यह अपने दादू का बहुत ख्याल रखती है, बीए में पढ़ती है, बहुत समझदार है। और आयशा, ये हैं आपके दिल्ली वाले दादू राजन जी।
आयशा ने मुझे सलाम किया और मैंने उसे आशीर्वाद दिया। लेकिन मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ कि न तो नूर ने विजय से उसका परिचय कराया और न उसने ही विजय को सलाम किया। उसने विजय की तरफ देखा भी नहीं, उठकर अंदर चली गई। बातचीत शुरू करने के लिए मैंने नूर से पूछा, सुना है आपने साहित्यिक कार्यक्रमों में जाना बंद कर दिया है, ऐसा क्यों? नूर ने एक नज़र विजय पर डाली और मुझसे कहा, वहाँ जो कुछ होता है मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। अब वहाँ साहित्य नहीं होता। साहित्य से पैसा कमाने, पुरस्कार पाने और खुद को महान साहित्यकार मनवा लेने की तिकड़में होती हैं। किसी से कुछ फ़ायदा हो सकता है तो उसे खुश करने की, और उस जिससे कुछ नुकसान हो सकता है उसकी जड़ें खोदने की कोशिशें की जाती हैं। देश और दुनिया में क्या हो रहा है इसकी जानकारी तो सबको है, जो वहाँ बड़े ज़ोर शोर से उगली भी की जाती है। लेकिन देश दुनिया के हालात का आम लोगों पर क्या असर पड़ रहा है और उसके बारे में क्या किया जा सकता है, इसकी चिंता किसी को नहीं है। गरीबी और बेरोजगारी बढ़ रही है, समाज में हिंसा बढ़ रही है, अपराध बढ़ रहे हैं, लोग मर रहे हैं और मारे जा रहे हैं। लोगों में ज़बरदस्त निराशा फैल रही है। लेकिन साहित्यकार क्या कर रहे हैं? वे फूलों और चिड़ियों पर कविताएं लिख रहे हैं, दलितवाद के नाम पर जातिवाद फैला रहे हैं, स्त्रीवाद के नाम पर सेक्स की कहानियां लिख रहे हैं, संप्रदायवाद के नाम पर हिंसा और बलात्कार के ब्यौरे दे रहे हैं और समझ रहे हैं कि हम बहुत बड़े तीर मार रहे हैं। भोपाल तो साहित्यकारों का गढ़ है, लेकिन 84 में यूनियन कार्बाइड ने एक ही झटके में हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया, हजारों लोगों को अंधा और अपाहिज बना दिया, हजारों परिवारों से उनके मुंह का निवाला छीनकर उन्हें भूखा भिखारी बना दिया। मगर इसके खिलाफ यहाँ के साहित्यकारों ने क्या किया? कुछ बयान दिए, कुछ कविताएं लिखी और बस। दिन रात भाषा के खेल खेलने वालों ने यह भी नहीं देखा कि उस बर्बर हत्याकांड को भोपाल गैस त्रासदी जैसा भ्रामक नाम दे दिया गया है, जिससे लगे कि यह भयानक घटना का संबंध सिर्फ गैस से है, जैसे भोपाल के हजारों लोगों को गैस ने ही मार डाला हो, या जैसे गैस का फैलना भूचाल जैसी कोई प्राकृतिक घटना हो जिसके लिए किसी को जिम्मेदार न ठहराया जा सकता हो। त्रासदी माय फुट। नूर ने हिंदी में और धीरे धीरे बोलना शुरू किया था, लेकिन 2-4 वाक्यों के बाद ही वे उत्तेजित होकर अंग्रेजी में तेज़ तेज़ और ज़ोर ज़ोर से बोलने लगे थे। अंततः उनकी सांस फूल गई और वे चुप हो गए। मेरे साथ आए विजय को शायद यह लगा कि नूर ने भोपाल के साहित्यकारों का व्यक्तिगत रूप से उसका अपमान किया है। नूर के चुप होते ही उसने व्यंग्यपूर्वक कहा, आपका तो यह जिया भोगा सत्य था, आपने इस पर क्यों कुछ नहीं लिखा? नूर ने जलती सी आंखों से विजय की ओर देखा, लेकिन तत्काल ही स्वयं को संयत कर लिया। एक सिगरेट सुलगाई और गहरा कश लेकर ढेर सा धुआं छोड़ने के बाद शांत स्वर में विजय से कहा, आप जानते हैं मैं शायर हूँ, गद्य नहीं लिखता। मैंने गज़ल के सिवा और कुछ लिखना सीखा ही नहीं। लेकिन गज़ल में उस सब को बयान नहीं किया जा सकता जो मैंने सिर्फ जिया और भोगा ही नहीं है, बहुत कुछ जाना और सोचा समझा भी है। मैंने गज़ल में उस सब को कहने की कोशिश की और सैकड़ों शेर लिख डाले, मगर मुझे लगा बेकार है। फिर मैंने गद्य में लिखने की कोशिश की, आत्मकथा के रूप में ढेरों कागज़ काले किए, लेकिन बात नहीं बनी। कहानी भी लिखने की कोशिश की, लेकिन लगा कि कहानी में वह सब नहीं कहा जा सकता जो मैं कहना चाहता हूँ। तब लगा कि उपन्यास लिखूँ तो शायद कुछ बात बने, मगर उपन्यास लिखना मुझे आता नहीं। कहीं वह निबंध जैसा हो जाता है तो कहीं भाषण जैसा। लिखता हूँ और फाड़ कर फेंक देता हूँ। कभी कागज़ कलम लेकर बैठता हूँ और बैठा ही रह जाता हूँ। सामने रखा कोरा कागज़ मुझे चिढ़ाता रहता है, मेरी तरफ चुनौतियाँ फेंकता रहता है, लेकिन मैं उस पर एक शब्द भी नहीं लिख पाता। दिमाग में एक साथ इतनी सारी बातें आती हैं कि मैं समझ नहीं पाता क्या लिखूं और क्या न लिखूं। फिर मुझे डर लगने लगता है कि मैं कहीं पागल न हो जाऊं।
पागलपन के एक दौर से गुजर चुका हूँ, फिर से गुजरना नहीं चाहता। इतने में आयशा शरबत ले आई। नींबू की कुछ बूंदें डालकर बनाया गया रूह अफ़ज़ा का लाल शरबत। बिना कुछ बोले उसने शरबत मेज पर रखा और चली गई। लीजिए, शरबत लीजिए, नूर ने कहा और उठकर एक अलमारी में से मोटी मोटी फाइलों का एक ढेर उठा लाए। उसे मेज पर रखते हुए बोले, लोग कहते हैं कि मैंने लिखना पढ़ना बंद कर दिया है, लेकिन मैं बेकार नहीं बैठा हूँ। मैंने इन 15 सालों में उस हत्याकांड के बारे में ढेरों तथ्य जुटाए हैं। इन फाइलों में वो तमाम तथ्य और प्रमाण हैं जो बताते हैं कि भोपाल में गैस कांड अचानक नहीं हो गया था। उन्होंने शरबत एक घूंट पीकर गिलास रख दिया और एक फाइल खोलकर दिखाते हुए बोले, यह देखिए, ये कागज़ बताते हैं कि जब यूनियन कार्बाइड ने अपना कारखाना यहाँ लगाने का फैसला किया था, तब कई लोगों ने, हमारी सरकार के कुछ समझदार और जिम्मेदार अधिकारियों ने भी इसका विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि ऐसी घनी आबादी के पास ऐसा खतरनाक कारखाना नहीं लगाया जाना चाहिए। क्या उन्हें पहले से ही मालूम था कि यह कारखाना खतरनाक होगा? सर, विजय ने मजाक उड़ाती सी आवाज़ में कहा। नूर ने विजय की तरफ देखा और पूछा, क्या आप उस जहरीली गैस के बारे में कुछ नहीं जानते हैं जिसने हजारों लोगों की जान ली और अभी तक ले रही है? जी सर, मैंने उसके बारे में पढ़ा तो था, पर उसका नाम याद नहीं रहा, विजय झेप गया। नूर व्यंग्यपूर्वक मुस्कुराए, लेकिन तत्काल गंभीर होकर बताने लगे, उसे मिक कहते हैं, MIC मिक। पूरा नाम मिथाइल आइसोसाइनाइड। यह कोई प्राकृतिक गैस नहीं है। यह पिछली ही सदी में कारखानों से निकलकर पृथ्वी के पर्यावरण में शामिल हुई है। अब इसका व्यापारिक उत्पादन होता है और इसका इस्तेमाल पेस्टिसाइड्स यानी कीटनाशक बनाने में किया जाता है, जो कीड़े मकोड़े मारने के काम आते हैं। मिक जिंदा चीज़ों पर, ख़ास तौर से ऐसी चीज़ों पर जिसमें पानी का अंश हो, ऐसी प्रतिक्रिया करती है कि वे तत्काल मर जाती हैं। समझे आप? तो जानकार जानते थे कि यूनियन कार्बाइड कीटनाशक बनाने में इस गैस का इस्तेमाल करने वाली है। यह गैस यहाँ बड़े बड़े टैंकों में भर कर रखी जाएगी और अगर यह किसी भी तरह से टैंकों से निकलकर फैल गई तो आसपास की आबादी के लिए बहुत ही खतरनाक साबित होगी। विजय तो नूर की बातों को मुंह बाए सुन ही रहा था। मैं भी चकित था कि एक आदमी जो शौकिया तौर पर शायर और पेशे से बैंक मैनेजर है, वैज्ञानिक चीज़ों की इतनी जानकारी रखता है। नूर कह रहे थे, आप जानते हैं कि वह गैस पूरे शहर में नहीं, कारखानों के आसपास के ही इलाकों में क्यों फैली? इसलिए कि मिक अगर खुली छोड़ दी जाए तो फैल तो जाती है, लेकिन वह हवा से ज़्यादा घनी होती है, इसलिए ऊपर उठकर हवा में घुल मिल नहीं पाती, इसलिए वह उड़कर दूर तक नहीं जा पाती, नज़दीक ही नीचे बैठ जाती है और पानीदार चीज़ों को जला देती है। इंसान के जिस्म के नाजुक हिस्सों पर, जैसे आँखों और फेफड़ों पर, वह बहुत जल्द घातक असर करती है। कहते कहते नूर ने फाइल में से एक कागज़ निकाला और पढ़कर सुनाने लगे। बीइंग डेंजर देन एयर, मिक वेपर डज नॉट डिसिपेट बट settles on whatever is nearby. If exposed to water-bearing tissues, it reacts violently, leading to changes that cannot be contained by the normal protective devices of the affected organism. The amount of energy released by the ensuing reaction swiftly exceeds the heat buffering capabilities of the body, so the body suffers severe burns, especially of exposed tissues rich in water, such as lungs and eyes. नूर ने कागज़ को पढ़ना बंद करके कहा, यही वजह थी कि गैस ने कारखानों के आसपास की आबादी में इतनी तबाही मचाई। हजारों लोग मारे गए, हजारों अंधे हो गए, हजारों के फेफड़े हमेशा के लिए खराब हो गए। उन्होंने आधी जल चुकी सिगरेट से फिर एक गहरा कश लिया, धुआं छोड़ा और सिगरेट एस्ट्रे में बुझा दी।
उनकी बात शायद अभी पूरी नहीं हुई थी, इसलिए मैं चुप रहा। नूर फिर बोलने लगे, तो मैं कह रहा था कि जब यूनियन कार्बाइड ने अपना कारखाना लगाने के लिए घनी आबादी के पास वाली जगह चुनी तो कुछ समझदार और जिम्मेदार अधिकारियों ने इसका विरोध किया था। उनका कहना था कि यह कारखाना शहर के बाहर लगाया जाना चाहिए, लेकिन यूनियन कार्बाइड ने यह बात नहीं मानी। कहा कि शहर के बाहर कारखाना लगाना उसके लिए बहुत खर्चीला होगा। समझे आप, कंपनी को अपना खर्च बचाने की चिंता थी, लोगों की सुरक्षा की उसे कोई चिंता नहीं थी। इस तरह अगर आप 84 के दिसंबर की उस रात यहाँ जो कुछ हुआ उसे एक हादसा कहते हैं, तो उस हादसे की संभावना या आशंका शुरू से ही थी। यानी एक विदेशी कंपनी और देशी सरकार दोनों को मालूम था कि वह हादसा कभी भी हो सकता है। फिर भी कंपनी ने उसी जगह कारखाना लगाया और सरकार ने लगाने दिया। इसको आप क्या कहेंगे? क्या यह जानबूझकर हादसों को दावत देना नहीं, या कंपनी का खर्च बचाने के लिए जानबूझकर लोगों को मौत के मुंह में धकेलना नहीं? विजय ने मानो कंपनी और सरकार दोनों का बचाव करते हुए कहा, माफ़ कीजिए सर, आपकी बातों से तो ऐसा लगता है कि जैसे यह एक साजिश थी जानबूझकर लोगों को मार डालने की। लेकिन क्या कोई विदेशी कंपनी किसी दूसरे देश में जाकर ऐसी साजिश कर सकती है? और क्या उस देश की सरकार जानते बूझते अपने लोगों के खिलाफ ऐसी साजिश उसे करने दे सकती है? जहाँ तक खर्च बचाने की बात है तो वह तो हर उद्योग व्यापार का नियम है। कंपनी का मकसद ही होता है कम से कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाना। इसमें साजिश जैसी क्या बात है? मैं अब तक चुप था, लेकिन विजय की बात सुनकर मुझे बोलना पड़ा। कंपनी के दृष्टिकोण से देखें तो आपकी बात ठीक है विजय जी, यूनियन कार्बाइड को अपना खर्च बचाना था, लेकिन सरकार तो सख्ती से कह सकती थी कि कारखाना शहर के बाहर लगाना पड़ेगा। उसे तो अपने लोगों की सुरक्षा की चिंता होनी चाहिए थी। उसने क्यों कंपनी की बात मान ली? उत्तर दिया नूर ने, सरकार को लोगों की क्या परवाह, उसे तो लगता है कि विदेशी कंपनियां आएंगी, अपनी पूंजी यहाँ लगाएंगी, तभी हमारा विकास होगा। इसलिए वह तो हाथ पांव जोड़कर उन्हें बुलाती हैं, आइए हुजूर, हमारे देश में आकर अपने कारखाने लगाइए, हम आपको बेहद सस्ती ज़मीनें देंगे, बेहद सस्ते मज़दूर और वैज्ञानिक टेक्नीशियन वगैरह देंगे। कारखाना लगाने के लिए लोहा, लक्कड़, ईंट, सीमेंट, पानी, बिजली भी तकरीबन मुफ्त मुहैया कराएंगे। रक्षा के नियम और श्रम कानून आपके लिए ढीले कर देंगे। टैक्सों में भारी छूटें और रियायतें देंगे, और तो और हम आपको लेबर ट्रबल से भी बचाएंगे। आपकी तरफ कोई भी आंख उठाएगा तो आंख फुड़वाएगा और अपना सिर तोड़वाएगा। इस काम के लिए हमारी पुलिस है ना। आप हमारे जल, जंगल, ज़मीन और जनों के साथ जो चाहे करें, हमें कोई एतराज़ नहीं होगा। आप आइए तो हमारे यहाँ आकर अपना कारखाना लगाइए। तो आप लिखिए नूर भाई, आप बहुत अच्छा उपन्यास लिखेंगे, आपका व्यंग तो कमाल का है। मैंने प्रशंसा और प्रोत्साहन के लहजे में कहा, लेकिन विजय को शायद यह अच्छा नहीं लगा। उसने नूर से कहा, लेकिन सर, उपन्यास लिखने के लिए तो कारखाने की पूरी वर्किंग आपको मालूम होनी चाहिए, फर्स्ट एंड नॉलेज, उसके अंदर क्या बनता है, कैसे बनता है, लोग कैसे काम करते हैं वगैरह। नूर उसकी बात सुनकर मुस्कुराए और बोले, आप यह बताइए, क्या धरती गोल है? जी जी हाँ। और वह घूमती भी है? जी हाँ। क्या आपने उसकी गोलाई को देखा है, उसे घूमते हुए देखा है? वह आपकी फर्स्ट हैंड नॉलेज तो नहीं है ना? फिर भी यह सत्य तो है ना? इस सत्य को आपने पुस्तकों से, शिक्षकों से या कहीं से भी जाना हो, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? एक क्षण रुककर नूर ने अपने सामने रखी फाइलों की तरफ इशारा किया। इस जानकारी को जमा करने में मैंने 15 साल लगाए हैं। 15 साल! आपको क्या मालूम कि इसके लिए मैंने कितनी लाइब्रेरियों की खाक छानी है, कितनी पुस्तकें और पत्रिकाएं खरीद कर पढ़ी हैं, कितनी मेहनत से उनमें से नोट्स लिए हैं, और कहाँ कहाँ जाकर किन किन लोगों से कितनी पूछताछ की है। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो भोपाल गैस त्रासदी पर लेख, कविताएं और कहानियाँ लिखते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि यूनियन कार्बाइड के कारखाने में क्या बनता था। आपने सेविन का नाम सुना है?
7? विजय सब पका गया। आपका मतलब है हिंदी में 7? जी नहीं, SEVIN 7। यह एक पेस्टिसाइड है, कीटनाशक। इसको बनाने में यूनियन कार्बाइड मिक गैस का इस्तेमाल करती थी। 7 यूरोप और अमेरिका में भी बनाया जाता है, मगर सीधे मिक से नहीं। वहाँ की सरकारें जानती हैं कि मिक कितनी खतरनाक गैस है, इसलिए वहाँ सीधे मिक से 7 बनाने की इजाज़त नहीं है। लेकिन यूनियन कार्बाइड ने भोपाल के अपने कारखाने में सीधे उसी से 7 बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि इस तरह 7 बनाने में खर्च कम आता था। यह प्रक्रिया यहाँ के लोगों के लिए चाहे जितनी खतरनाक हो, पर कंपनी के लिए कम खर्चीली थी। दूसरी तरह से कहें तो ज़्यादा मुनाफा देने वाली। विजय फंस गया था। उसने कुछ कहने के लिए कहा, लेकिन सर, विदेशी कंपनियों के पास तो इतनी पूंजी होती है कि वे सारी दुनिया में अपना कारोबार फैला सकें। फिर यूनियन कार्बाइड को अपना खर्च कम करने की इतनी चिंता क्यों थी? यही तो मुख्य बात है। नूर ने उसे समझाते हुए कहा, देखिए, कंपनी देशी हो या विदेशी, उसका एकमात्र उद्देश्य होता है ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाना। इसके लिए हर कंपनी अपना माल ऊंचे से ऊंचे दाम पर बेचना चाहती है, लेकिन इसमें आड़े आ जाती है दूसरी कंपनियां, जिनसे उसे बाजार में प्रतिस्पर्धा करनी होती है। उनसे मुकाबला करने के लिए ज़रूरी हो जाता है कि माल के दाम कम रखे जाएं, लेकिन दाम कम रखने से कंपनी का मुनाफा कम हो जाता है। तब कंपनी के सामने मुनाफा बढ़ाने का एक ही रास्ता बचता है, खर्च घटाना, यानी लागत कम से कम लगाना। और यही वह चीज़ है जो मल्टीनेशनल कंपनियों को जन्म देती है। मान लीजिए एक अमेरिकी कंपनी अमेरिका में ही अपना माल बनाकर बेचना चाहे, तो उसे अमेरिकी मानकों के मुताबिक अपना कारखाना बनाना पड़ेगा। वहीं के मानकों के मुताबिक सुरक्षा के इंतजाम करने पड़ेंगे। कर्मचारियों को वहीं के मानकों के मुताबिक तनख्वाहें और दूसरी सुविधाएं देनी पड़ेंगी, और माल की क्वालिटी भी ऐसी रखनी पड़ेगी जो वहाँ के मानकों पर खरी उतरे। यह सब उसके लिए बहुत खर्चीला होगा और उसका मुनाफा कम हो जाएगा। इसलिए वह कंपनी क्या करती है कि अपना माल अमेरिका में न बनाकर किसी गरीब या पिछड़े देश में जाकर बनाती है, जहां कारखाना लगाना और चलाना बहुत सस्ता पड़ता है, और जहां की सरकार पर दबाव डालकर या सरकारी लोगों को घूस देकर वह मनमानी कर सकती है। इस तरह उसका खर्च बहुत कम हो जाता है, यानी मुनाफा बहुत बढ़ जाता है। नूर अंग्रेजी में धारा प्रवाह बोलते जा रहे थे। विजय क्या महसूस कर रहा था मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं अब ऊबने लगा था। मेरे लिए ये कोई नई बात नहीं थी। फिर भी मैं चुपचाप सुन रहा था, तो सिर्फ इसलिए कि वे बातें मुझे उस आदमी के मुंह से सुनने को मिल रही थीं जो पहले शेरो शायरी के अलावा कोई बात ही नहीं करता था और गंभीर साहित्यिक चर्चाओं तक से बड़ी जल्दी ऊब जाता था। अच्छा हुआ कि आयशा चाय ले आई। चाय की ट्रे मेज़ पर रख कर और शरबत के जूठे गिलासों की ट्रे उठा कर ले जाते हुए उसने कहा, दादू, गर्मा गर्म पकौड़े भी ले आ रही हूँ। आप पकौड़े बना लेंगी? नूर ने ऐसे कहा जैसे चाहते हों कि आयशा पकौड़े बना ले, पर डरते भी हूँ कि यह लड़की बना भी पाएगी या नहीं। घर में कोई और नहीं है क्या? मैंने चिंतित होकर पूछा। इसके माता पिता बम्बई गए हुए हैं, नूर ने कुछ परेशानी के साथ बताया। फिलहाल यही घर की मालकिन और बावर्चिन है। आजकल यही मुझे पाल रही है, बिल्कुल एक माँ की तरह। मैं आयशा के माता पिता के बारे में कुछ और जानना चाहता था। विजय ने बातचीत का रुख मोड़ते हुए नूर से कहा, सर, उपन्यास लिखने के लिए ज़रूरी जानकारी तो आपने काफ़ी जुटा ली है, पर उपन्यास की कहानी क्या है? मुझे लगा कि शायद अब नूर अपने परिवार के समाप्त हो जाने की करुण कथा सुनाएंगे या अपने अकेले रह जाने के दुख का वर्णन करेंगे, लेकिन विजय का प्रश्न सुनकर उन्होंने हल्की सी झुंझलाहट के साथ कहा, कहानी ही तो सुना रहा हूँ। मैंने कहा, विजय जी का मतलब शायद यह है कि उपन्यास का कथानक क्या है, उसमें किन पात्रों की कहानी कही जाएगी और कैसे। इतने में आयशा पकौड़ों की प्लेट और चटनी ले आई। हमारे साथ साथ नूर ने भी एक पकौड़ा उठा लिया और उसे कुतरते हुए कहा, राजन भाई, मैं विकास के नाम पर होने वाली विनाश की कहानी कहना चाहता हूँ, लेकिन कैसे कहूँ, कहाँ से शुरू करूँ, कुछ समझ में नहीं आता। आप तो कथाकार हैं, मुझे कुछ सुझाइए ना।
विजय ने एक गर्मा गर्म पकौड़ा पूरा का पूरा अपने मुंह में रख लिया था। जिसे चबाकर निगल जाने में उसे दिक्कत हो रही थी। उसका मुंह जल रहा था, फिर भी वह मेरे कुछ कहने से पहले ही भरे मुंह से बोल पड़ा, आपके साथ जो घटा बीता है वही लिखिए ना। राजन जी ने कहीं लिखा है कि लेखक आप बीती को जग बीती और जग बीती को आप बीती बनाकर कहानी लिखता है। फिर जैसे तैसे पकौड़ा निकल कर उसने मुझसे पूछा, क्यों सर, मुझे ठीक याद है ना? आपने यही कहा है ना? मैंने उत्तर नहीं दिया। उसके प्रश्न को अनसुना करके नूर की ओर देखता रहा। नूर को विजय का बीच में टपक पड़ना अच्छा नहीं लगा। अपने मनोभाव को स्पष्ट शब्दों में व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा, विजय साहब, आप तो भोपाल में ही हैं, आपकी सलाह तो मैं लेता ही रहूँगा। राजन भाई दिल्ली से आए हैं और ये उन लेखकों में से नहीं हैं जो दिल्ली के अक्सर भोपाल आते रहते हैं। इस बीच मुझे एक बात सूझ गई और मैंने कहा, नूर भाई, आपको मालूम होगा यूनियन कार्बाइड ने भोपाल गैस कांड के बाद अपनी सफाई में एक बयान दिया था। हाँ, मुझे मालूम है। इन फाइलों में से किसी में मैंने उसे संभाल कर रखा भी है, तो मेरा ख्याल है उसी से उपन्यास की शुरुआत करना ठीक रहेगा। मैं ठीक से उसे याद नहीं कर पा रहा हूँ, ज़रा याद दिलाइए कि उसमें क्या था। उसमें यूनियन कार्बाइड ने इस बात से इनकार नहीं किया कि भोपाल में उसका कारखाना था और उस कारखाने में मिक से कीटनाशक बनाए जाते थे, बल्कि उसने गर्व के साथ कहा कि भोपाल वाला उसका कारखाना तो तीसरी दुनिया के देशों में खाद्य उत्पादन बढ़ाने में सफल हरित क्रांति में सहायक था। कंपनी ने अपनी वेबसाइट के जरिए दुनिया भर को बताया कि उसने भोपाल में अपना कारखाना एक महान मानवीय उद्देश्य के लिए लगाया था। वह उद्देश्य था भारतीय कृषि उत्पादन की रक्षा के लिए कीटनाशक उपलब्ध कराना और उसके साथ ही भारतीय उद्योग और व्यापार को नए तौर तरीकों से विकसित करके आगे बढ़ाना। कंपनी ने कहा था, हमारा ख्याल था कि भारत में हमने जो निवेश किया है उसे भारतीय लोगों ने पसंद किया है और वहाँ हमारी साख अच्छी बनी है। लेकिन भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को खलनायक समझा जाता है, जो हमें भी समझा गया। हम पर आरोप है कि हमने वहाँ के अपने कारखाने में मिक्स से सुरक्षा के उपाय नहीं किए, मगर यह आरोप निराधार है। हम तो हमेशा ही सुरक्षा के मानकों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध रहे हैं। हम पर भारत की जनता और वहाँ के संसाधनों का शोषण करने का आरोप भी लगाया जाता है, लेकिन यह आरोप भी निराधार है। हम तो 84 में हुई उस त्रासद घटना के दिन से ही वहाँ के लोगों के प्रति करुणा और सहानुभूति से विचलित हैं। नूर ने अत्यंत घृणा और क्षोभ के साथ कहा, कंपनी के दिल में कितनी करुणा और सहानुभूति थी, यह तो हमने मुआवजा के मामले में देख लिया। उसकी करुणा और सहानुभूति उस रासायनिक कचरे के रूप में भी यहाँ पड़ी हुई है, जिससे यहाँ की मिट्टी और पानी, हवा में आज तक प्रदूषण फैल रहा है और लोगों में तरह तरह की बीमारियाँ पैदा कर रहा है। वह कचरा तमाम तरह के लोगों, संगठनों और संस्थाओं के लगातार हल्ला मचाते रहने पर भी आज तक साफ नहीं किया गया है। करुणा और सहानुभूति, माय फुट। क्षुब्ध नूर कुछ देर चुप रहे, फिर सहसा उन्होंने मेरी ओर विस्मय भरी आंखों से देखते हुए कहा, कमाल है, आपको तो यूनियन कार्बाइड का वह बयान तकरीबन हूबहू याद है। दरअसल मैं भी गैस कांड पर कुछ लिखना चाहता था। एक कहानी लिखी भी थी, पता नहीं वह आपकी नज़रों से गुजरी या नहीं। नहीं, मैंने नहीं पढ़ी, लेकिन मैं उसे ज़रूर पढ़ना चाहूँगा। आप दिल्ली जाकर मुझे उसकी फ़ोटोकॉपी भेज देंगे? ज़रूर। आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया है राजन भाई। मैं अपना उपन्यास कंपनी के उस बयान से ही शुरू करूँगा। लेकिन आपको याद होगा उसी बयान में कंपनी ने यह भी कहा था कि भोपाल के गैस कांड के लिए वह जिम्मेदार नहीं है। उसने कहा था कि उस घटना के बाद हमने अपने तौर पर पूरी जांच की, जिससे पता चला कि यह निश्चित रूप से तोड़फोड़ की कार्रवाई थी और तोड़फोड़ हमारे भोपाल कारखाने के किसी कर्मचारी ने ही की थी। उस कर्मचारी ने जानबूझकर मिथाइल आइसोसाइनाइड से
भरे हुए टैंक में पानी डाल दिया था। गैस में पानी डाल देने से टैंक फट गया और जहरीली गैस निकल पड़ी। कंपनी ने जोर देकर कहा कि सच यही था, लेकिन यह सच भारत सरकार ने लोगों को अच्छी तरह बताया नहीं, इसलिए भारत सरकार भी दोषी है, जो भोपाल गैस त्रासदी के शिकार लोगों की दुर्दशा के प्रति उदासीन है। मुझे सहसा याद आया कि भोपाल गैस त्रासदी पद का इस्तेमाल शायद पहली बार यूनियन कार्बाइड के उसी बयान में दिया गया था। मैंने यह बात नूर को बताई तो उन्होंने कहा, अक्सर यही होता है, वे अपने विरोध की भाषा भी खुद ही हमें सिखा देते हैं और हम सोचे समझे बिना उसे सीख कर रट्टू तोते की तरह दोहराते रहते हैं। लेकिन सर, तोड़ फोड़ की बात तो यहाँ के अखबारों में भी छपी थी, उसमें किसी असंतुष्ट कर्मचारी का हाथ था। हमारे लोगों में यह बहुत बड़ी खराबी है कि असंतुष्ट होने पर तो फौरन तोड़ फोड़ पर उतर आते हैं, यह नहीं सोचते कि इसका नतीजा क्या होगा। मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने कहा, विजय जी, तोड़ फोड़ का आरोप कंपनी ने लगाया जरूर, लेकिन तोड़ फोड़ करने वाले कर्मचारी का नाम कंपनी ने कभी नहीं बताया। बता ही नहीं सकती थी? नूर उत्तेजित हो उठे। अगर वाकई ऐसा कोई कर्मचारी होता तो कंपनी उसे ज़रूर पकड़ लेती। इतनी बड़ी कंपनी क्या एक गरीब देश के गरीब आदमी को नहीं पकड़ सकती थी? उसे पकड़कर वह ठोस सबूत के साथ अदालत में पेश करती। न्यायिक अदालत में ही नहीं, मीडिया के जरिए दुनिया की अदालत में भी। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने अनुमानों के आधार पर यह नतीजा निकाला कि ऐसा हो सकता है या ऐसा हुआ होगा, यानी कोरा अंदाजा, कोई ठोस सबूत नहीं। कहते कहते नूर ने एक मोटी सी फाइल उठाई और उस पर हाथ मारते हुए कहा, ठोस सबूत यहाँ है। कंपनी ने एक झूठी कहानी गढ़कर दुनिया को सुनाई थी। सच्ची कहानी यह है कि न तो कारखाना निर्धारित मानकों के मुताबिक बनाया गया था और न ही उसका रखरखाव ठीक था। कंपनी ने अपना खर्च बचाने के लिए मिक गैस के टैंकों में कार्बन स्टील के वाल्व लगवाए थे, जो तेजाब से गल जाते हैं। फिर उन टैंकों में ज़रूरत से ज़्यादा गैस भरी जा रही थी, क्योंकि गैस का उत्पादन उसकी खपत से ज़्यादा हो रहा था। कंपनी के कीटनाशक उतने नहीं बिक रहे थे जितने बिकने की उसे उम्मीद थी। कंपनी को घाटा हो रहा था, इसलिए 84 के 2 साल पहले से ही उसने खर्चों में कटौती करना शुरू कर दिया था, जिसका सीधा असर सुरक्षा के उपायों पर पड़ रहा था। मसलन कारखाने के कर्मचारी अपने अधिकारी से कहते हैं कि सर, यह पाइप लीक कर रहा है, उसे बदलना पड़ेगा, लेकिन अधिकारी कहता है बदलने की ज़रूरत नहीं, पैचअप कर दो। खर्च में कटौती कर्मचारियों की संख्या कम करके भी की गई। मिक गैस के ऑपरेटर पहले 12 थे, 84 तक आते आते 6 रह गए। सुपरवाइज़र भी आधे कर दिए गए थे। रात पाली में कोई मेंटेनेंस सुपरवाइज़र नहीं रहता था, जैसे रात में उसकी ज़रूरत ही खत्म हो जाती हो। ऐसे हालात में दुर्घटनाओं का होना तो निश्चित ही था, और वे हुई। दुर्घटनाएं? विजय, जो अब लगभग अकेला ही पकौड़े खा रहा था, फिर हम दोनों की बातचीत के बीच टपक पड़ा। दुर्घटना तो एक ही हुई थी ना सर, 84 में। आप भोपाल में रहते हैं या किसी दूसरी दुनिया में? नूर ने हिकारत के साथ विजय से कहा। यूनियन कार्बाइड के कारखाने से गैस 84 में ही नहीं, पहले भी निकली थी, और क्यों न निकलती। उत्पाद ज़्यादा और खपत कम होने से कारखाने में गैस बहुत ज़्यादा इकट्ठी होती जा रही थी। अमेरिका या यूरोप में ऐसा होता तो कंपनी सरकार को यह बताने को बाध्य होती कि उसके कारखाने में यह गैस ज़रूरत से ज़्यादा इकट्ठी हो गई है, और वहाँ की सरकार तुरंत कोई कार्रवाई करती ताकि कोई दुर्घटना न घट जाए। लेकिन यूनियन कार्बाइड को मध्य प्रदेश या भारत सरकार की क्या परवाह थी? उसने ऐसी कोई सूचना सरकार को नहीं दी। मुझे इस बात की जानकारी नहीं थी, इसलिए मैंने कहा, अजीब बात है। अजीब बातें तो बहुत सारी हैं राजन भाई। सुरक्षा के इंतजामों की कहानी सुनिए। कारखानों के ओवरसीयर अपने अधिकारी से कहते हैं कि सर, यहाँ के कर्मचारियों को बेहतर
प्रशिक्षण की ज़रूरत है, मगर अधिकारी कहता है कम प्रशिक्षण से भी काम चलाया जा सकता है। ओवरसियर कहता है सर, सारे के सारे इंस्ट्रक्शन मैनुअल अंग्रेजी में हैं और कारखानों के कर्मचारी अंग्रेजी नहीं समझते। लेकिन अधिकारी कहता है वे अंग्रेजी नहीं समझते तो तुम उन्हें हिंदी में समझा दो। तुम किस मर्ज़ की दवा हो? एक समय तो ऐसा भी आया कि कर्मचारियों की नियमानुसार होने वाली तरक्की भी रोक दी गई। कह दिया गया कि कंपनी घाटे में चल रही है, तो तरक्की कैसे दी जा सकती है? इसकी वजह से कई लोग दूसरी जगह बेहतर नौकरी पा सकते थे, नौकरी छोड़कर चले गए, लेकिन उनकी जगह नई नियुक्तियां नहीं की गईं। शायद यह सोचकर कि चलो अच्छा हुआ कुछ खर्च बचा, मगर इसका नतीजा क्या हुआ? कारखाने में गैस के रख रखाव की देखभाल करने वाले लोग बहुत कम रह गए। मिसाल के तौर पर टैंकों में गैस कितनी है यह बताने के लिए जो इंडिकेटर लगे हुए थे उनकी रीडिंग कायदे से हर घंटे ली जानी चाहिए थी। पहले ली भी जाती थी, मगर चूंकि कर्मचारी आधे रह गए थे इसलिए वह रीडिंग हर 2 घंटे बाद ली जाने लगी। रात में रीडिंग ली भी जाती थी या नहीं, अल्लाह ही जाने। मैंने कहीं पढ़ा था कि 84 के 4-5 साल पहले से ही कारखाने के कर्मचारी गैस के रिसाव की शिकायत करने लगे थे। 81 में कारखाने की जांच करने के लिए कुछ अमेरिकी विशेषज्ञ बुलाए गए थे। उन्होंने खुद कहा था कि मिक के एक स्टोरेज टैंक में रनवे रिएक्शन हो सकता है। मैं उस बात को याद कर रहा था और नूर विजय से कह रहे थे, विजय साहब, आपको याद नहीं कि सन 82 के अक्टूबर महीने में क्या हुआ था? कारखाने में इतनी गैस लीक हुई थी कि कई कर्मचारियों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। विजय ने प्लेट में पड़े आखिरी पकोड़े को चटनी में सानते हुए पूछा, तो हमारी सरकार क्या कर रही थी? नूर ने कड़वा सा मुंह बनाते हुए उत्तर दिया, हमारी सरकार, उसके पास कारखाने के आसपास होने वाले वायु प्रदूषण को जांचते रहने की न तो कोई व्यवस्था थी और न उसके लिए जरूरी उपकरण। और जब कर्मचारियों ने संभावित दुर्घटनाओं से बचाव के उपाय न किए जाने का विरोध किया तो उसे अनसुना कर दिया गया। एक कर्मचारी ने अपना विरोध प्रकट करने के लिए 15 दिनों की भूख हड़ताल की, लेकिन उसे नौकरी से निकाल दिया गया। कर्मचारियों की सुरक्षा पर होने वाले खर्च में लगातार कटौती की जा रही और गैस रिसने की छोटी मोटी घटनाएं कारखाने के अंदर होती रहीं। 84 में जो हुआ वह इसी खर्च कटौती और लापरवाही का नतीजा था। विजय फिर कुछ कहने को हुआ, लेकिन नूर ने कहना जारी रखा, आपको मालूम है कि मिक को रिसने से रोकने के लिए उसका मेंटेनेंस टेम्परेचर 4 या 5 डिग्री सेल्सियस रखना ज़रूरी होता है। इसके लिए कारखाने में एक रेफ्रिजरेशन सिस्टम मौजूद था, लेकिन पावर का खर्च बचाने के लिए उस सिस्टम को बंद कर दिया गया था और गैस 20 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर रखी जा रही थी। फिर जो टैंक फटा वह 1 सप्ताह से ठीक तरह से काम नहीं कर रहा था, लेकिन उसे ठीक कराने के बजाय अधिकारियों ने उसे उसी हाल में छोड़ दिया और दूसरे टैंकों से काम लेने लगे। इसका ही नतीजा था कि उस टैंक के अंदर प्रेशर कुकर का सा दबाव बन गया और विस्फोट हो गया। नूर ने आंखें बंद कर लीं, जैसे अभी अभी उन्होंने उस विस्फोट को सुना हो और उससे होने वाली तबाही अपने भीतर के किसी पर्दे पर देख रहे हों। आपने तो पूरी रिसर्च कर रखी है सर, विजय ने आखिरी पकौड़ा खाकर रुमाल से हाथ मुंह पोंछते हुए कहा। नूर ने अपने प्याले में ठंडी हो चुकी चाय को एक घूंट में ख़त्म किया और उस भयानक रात के बारे में बताने लगे जिस रात उनका पूरा परिवार गैस कांड में मारा गया था। उस रात जिस टैंक से गैस निकली थी उसका कार्बन स्टील वाल्व गला हुआ पाया गया था, लेकिन उसे ठीक नहीं कराया गया था। इतना ही नहीं, उस टैंक पर लगा हुआ ऑटोमेटिक अलार्म पिछले 4 साल से काम नहीं कर रहा था। उसकी जगह एक मैनुअल अलार्म से काम चलाया जा रहा था। यही कारखाना अमेरिका में होता तो क्या ऐसी लापरवाही की जा सकती थी? वहाँ ऐसे टैंकों पर एक नहीं 4 अलार्म सिस्टम होते हैं और गैस रिसने का जरा सा अंदेशा होते ही खतरे की घंटियां बजने लगती हैं। लेकिन यहाँ कोई घंटी नहीं बजी। यहाँ के लोगों की हिफाजत ज़रूरी है। यहाँ के लोग तो कीड़े मकोड़े हैं ना, मरते हैं तो मर जाएं कंपनी की बला से।
अभी तक नूर किसी वैज्ञानिक किसी तटस्थता के साथ बोलते जा रहे थे, लेकिन कीड़े मकोड़े कहते हुए उनका गला रूंध गया और बात पूरी होते होते उनकी आंखों से आंसू बह निकले। मैं उन्हें सांत्वना देने के लिए उठा, लेकिन उन्होंने मुझे हाथ के इशारे से रोक दिया और उठकर अपने कमरे में अटैच्ड बाथरूम में जाकर दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। मुझे लगा निश्चय ही वह वहाँ फूट फूट कर रोए होंगे। विजय ने बाथरूम के बंद दरवाजे की ओर देखते हुए हिकारत के साथ कहा, क्यों? मैंने कुछ सख्ती से पूछा। क्योंकि इनके पास केवल तथ्य और आंकड़े हैं, कहानी कहाँ है? विजय ने ऐसा कहा जैसे वह कहानी कला का मर्मज्ञ हो। मैं यह उम्मीद कर रहा था कि वे आपको अपने निजी अनुभव सुनाएंगे, लेकिन वे तो अपनी रिसर्च की थीसिस सुनाने बैठ गए। और इनकी थीसिस में है क्या? सिर्फ एक चीज़, अमेरिका की खाट खड़ी करना। मुसलमान है ना? क्या मतलब? मुझे उस पर गुस्सा आने लगा। अमेरिका मुसलमानों को पसंद नहीं करता है ना, वह इन्हें आतंकवादी मानता है, जो कि ये लोग होते भी हैं। आपको ऐसी बातें करते शर्म नहीं आती? आप एक निहायत भले इंसान के घर में बैठे हैं जिसका पूरा परिवार गैस कांड में मारा जा चुका है, और आप उसे एक मुसलमान और आतंकवादी के रूप में देख रहे हैं। आप तो भोपाल में रहते हैं, आपको तो पता ही होगा कि उस गैस कांड में सिर्फ मुसलमान नहीं, सभी तरह के लोग मारे गए थे। यूनियन कार्बाइड के लिए वे सभी समान रूप से कीड़े मकोड़े थे। आप तो उनका पक्ष लेंगे ही। आप दोनों जनवादी हैं ना? विजय ने व्यंग्यपूर्वक कहा। मैं तो यह सोच रहा था कि मुझे कोई अच्छी कहानी सुनने को मिलेगी। अच्छी कहानी से आपका क्या मतलब है? मेरा गुस्सा बढ़ता जा रहा था। मैं सोच रहा था नूर साहब यह बताएंगे कि परिवार के न रहने पर इन्हें कैसा लगा, अकेले रह जाने पर इन्हें क्या क्या अनुभव हुए, फिर से घर बसाने का विचार मन में आया कि नहीं आया, और सबसे खास बात यह है कि इन 15 सालों में इनकी सेक्सुअल लाइफ क्या रही। सेक्स तो इंसान की बेसिक नीड है ना, और यहाँ आप देख ही रहे हैं, दादा अपनी जवान पोती के साथ घर में अकेला मौज कर रहा है। शट अप एंड गेट आउट। मैंने विजय को तर्जनी हिलाकर आदेश दिया, और जब वह नासमझ सा उठकर खड़ा हो गया तो मैंने ज़ोर से कहा, अब आप फौरन यहाँ से चले जाइए। मैं अब आपको एक क्षण भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। जाइए, निकल जाइए। लेकिन मैं तो आपको आपके होटल तक छोड़ने, मेरी चिंता छोड़िए और जाइए। मैंने शायद इस तरह कहा कि वह डर गया और अपनी कार की चाबी उठाकर कमरे से निकल गया। थोड़ी देर बाद ही नीचे से मैंने उसकी कार के स्टार्ट होने की आवाज़ सुनी। नूर बाथरूम से निकल कर आए तो उन्होंने पूछा कि विजय कहाँ गया। मैंने उन्हें बता दिया कि वह बकवास कर रहा था, मैंने उसे भगा दिया। नूर इस पर कुछ बोले नहीं, लेकिन मुझे लगा कि उन्होंने राहत की सांस ली है। तभी आयशा पकौड़ों की खाली प्लेट और चाय के खाली प्याले उठाने आई। उसने मुझसे कहा, दादू आपने बहुत अच्छा किया जो उस बदमाश को भगा दिया। मैं सब सुन रही थी। वह बहुत गुस्से में थी। साहित्यकार बनते हैं लेकिन समझ और तमीज़ बिल्कुल नहीं। नूर भी गुस्से में थे। मैंने उस प्रसंग को वहीं समाप्त करने के लिए कहा, आयशा बेटी, तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। तुम्हारे माता पिता भी यहाँ होते तो और अच्छा हो रहता। मैं उनसे भी मिल लेता। वे दोनों बम्बई गए हैं, नूर ने उदास आवाज़ में कहा। वहाँ इसकी माँ का इलाज चल रहा है। उसकी आंखें तो बच गईं, पर फेफड़े अब भी जख्मी हैं। क्या वह भी? मैं सिहर सा गया। हाँ, उस रात बदकिस्मती से वह हमारे ही घर पर थी। मैं इंदौर गया हुआ था और मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं थी। आयशा उस वक्त बहुत छोटी थी, 1.5-2 साल की। इसकी माँ इसे उसकी दादी के पास छोड़कर अकेले ही हमारे यहाँ चली आई कि शाम तक अपने घर लौट जाएगी। लेकिन मेरी माँ ने उसे रोक लिया कि सुबह चली जाना, और उसी रात वह कांड हो गया। बेचारी वह भी चपेट में आ गई। आयशा, इसके अब्बू और दादा दादी बच गए, क्योंकि वे लोग शहर के उस इलाके में रहते थे जहाँ गैस नहीं पहुँची थी। अब इसे किस्मत कहिए या चमत्कार, मेरे उस घर में उस रात बाकी सब मर गए। आयशा की माँ बच गई, लेकिन बस जिंदा ही बची।
बीमार वह अब भी है। उसका इलाज यहाँ ठीक से नहीं हो पा रहा था, बम्बई ले जाना पड़ा। वहाँ के इलाज से कुछ फ़ायदा है सो वहीं का इलाज चल रहा है। महीने में 2 बार ले जाना पड़ता है। इतने साल हो गए। आयशा जूठे बर्तनों की ट्रे उठाए खड़ी सुन रही थी। आखिर उसने नूर को टोक ही दिया। दादू, यह क्यों नहीं कहते कि आपने ही मेरी अम्मी को बचा लिया? उनके इलाज पर जितना खर्च हो रहा है उतना अकेले अब्बू तो कभी न उठा पाते। यूँ कहिए कि आपने अम्मी को ही नहीं, अब्बू को और मुझे भी बचा लिया। नहीं बेटा, बात बिल्कुल उल्टी है। तुम सब ने ही मुझे बचा लिया। अकेला तो मैं टूट गया होता, कभी का कब्रिस्तान पहुंच गया होता। नूर बहुत भावुक हो आए थे, शायद फिर से रो पड़ते, लेकिन आयशा ने समझदारी दिखाई और बोली, अच्छा यह सब छोड़िए, यह बताइए कि खाने के लिए क्या बनाऊं? यह तो अपने दिल्ली वाले दादू से पूछो। कहते हुए नूर मुस्कुराए। नहीं नहीं, आप तकल्लुफ़ न करें, मेरे खाने का इंतज़ाम होटल में है। अब मैं चलूँगा, मैंने कहा और उठकर खड़ा हो गया। अब मैं चलूँगा। खाना खाकर जाइए ना दादू, मैं अच्छा बनाती हूँ। वह तो मैं तुम्हारे बनाए पकौड़े चक्कर ही जान गया हूँ, मैंने कहा। तो चलिए मैं आपको छोड़ आऊँ। नूर भी उठ खड़े हुए। आयशा बेटा, गाड़ी की चाबी? आप क्यों तकलीफ़ करते हैं, मैं चला जाऊँगा। वाह, यह कैसे हो सकता है? नूर ने कहा। थोड़ी देर बैठिए, मैं कपड़े बदल लूँ। आयशा अंदर चली गई। नूर मेरे सामने ही कपड़े बदलते हुए मुझे से बात करने लगे। आप एक ज़माने के बाद आए हैं और ऐसे ही चले जा रहे हैं। अभी तो कोई बात ही नहीं हुई। मैंने बेकार की बातों में आपकी शाम बर्बाद कर दी। नहीं नूर भाई, बिल्कुल नहीं। मैं तो कहूँगा कि आपने मेरा भोपाल आना सार्थक कर दिया। सच कहूँ तो आपसे मिलने से पहले मैं डर रहा था कि कहीं मैं आपको एक टूटे बिखरे इंसान के रूप में न देखूं। लेकिन आप तो बड़े जुझारू इंसान हैं। सचमुच एक रचनाकार को जैसा होना चाहिए। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि एक शायर 15 साल से एक उपन्यास लिखने की तैयारी कर रहा होगा, और वह भी ऐसा उपन्यास। बात फिर उपन्यास पर आ गई तो नूर फिर जोश में आ गए। उपन्यास के लिए मसाला तो मैंने बहुत सारा जमा कर लिया है, लेकिन यह नहीं समझ पा रहा हूँ कि इसे कहानी के रूप में किस तरह डालूँ। मैं जो कहानी कहना चाहता हूँ वह किसी एक व्यक्ति की, एक परिवार की, एक शहर की, एक देश की नहीं, बल्कि सारी दुनिया की कहानी होगी। मुझे लगता है ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में साहित्य को भी ग्लोबल होना पड़ेगा, मगर किस तरह? मैं भी आजकल इसी समस्या से जूझ रहा हूँ। तो कुछ बताइए ना, मुझे यह उपन्यास कैसे लिखना चाहिए? नूर भाई, यह मैं कैसे बता सकता हूँ? लिखना चाहे जितना सार्वजनिक या वैश्विक हो जाए, अंततः वह एक नितांत व्यक्तिगत काम है। यह तो वह जंगल है जिसमें से हर किसी को अपना रास्ता खुद ही निकालना पड़ता है। अच्छा, आप उपन्यास का कोई अच्छा सा नाम तो सुझा सकते हैं। आपने क्या सोचा है? मैंने तो कीटनाशक सोचा है। कैसा रहेगा? मैं इसे देश के किसानों के उन हालात से भी जोड़ना चाहता हूँ जो अक्सर कीटनाशक ही खाकर आत्महत्याएं करते हैं। मैं उपन्यास में यह दिखाना चाहता हूँ कि आज का पूंजीवाद हमारे जैसे देशों में कैसा विकास कर रहा है और उससे किसानों का कैसा सर्वनाश हो रहा है। तब तो कीटनाशक बहुत अच्छा नाम है। आपके उपन्यास के लिए अभी से बधाई। शुक्रिया, नूर ने मुस्कुराते हुए कहा और चलने के लिए तैयार होकर बोले, आइए। आयशा ने अंदर से आकर उन्हें कार की चाबी दी और मुझे सलाम किया। मैंने आशीर्वाद दिया। उसने फिर आने के लिए कहा तो मैंने उसे सबके साथ दिल्ली आने का निमंत्रण दिया। नीचे उतरकर जब मैं नूर की कार में बैठने लगा तो ऊपर से आयशा की आवाज़ आई, दिल्ली वाले दादू, खुदा हाफिज़। मैंने सिर उठाकर देखा। आयशा बालकनी में खड़ी हाथ हिलाकर मुझे विदा कर रही थी। हालांकि रात हो चुकी थी, फिर भी नूर के फ्लैट की बालकनी तक पहुँचे। गुलमोहर के लाल फूल सड़क पत्तियों की रोशनी में चमक रहे थे। तो ये थी एक लंबी कहानी। आपको कैसी लगी हमें बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। विदा।